हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अपन ने दो डेरिवेशन कर लिए थे, एक चालक गोले के लिए और एक अचालक गोले के लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से दोनों डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, आपको मैं बार बार कहता हूँ जब भी आप वीडियो देखो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि सर हमें समझ आ गया या नहीं आया। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। आज अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं। उसी गाउस की एप्लीकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं और नए टॉपिक का नाम है, जो गाउस की थर्ड एप्लीकेशन है, अनंत रेखीय आवेश, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके बेटा, क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो ये वाला अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब ये वाला टॉपिक जब अपन पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले रेखीय आवेश वितरण बनाएंगे, वो भी अनंत तक। तो ये लो सर, पढ़ रखा है अपन ने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत अच्छे से अपन ने पढ़ रखा है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अपन ने बिल्कुल बहुत अच्छे से हर एक बात को अपन ने पढ़ रखा है। ओके बेटा, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी बात आएगी तो अपन ने उसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। इसके सामने एक बिंदु P है जिसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फाइंड आउट करनी है, जिसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फाइंड आउट करनी है। वैसे अपन ने इसके ऊपर कर रखा है डेरिवेशन, ठीक है, पर अभी अपने को गाउस के एप्लीकेशन के थ्रू इसको निकालना है। गाउस के रूल्स को यूज करते हुए अपने को इसको निकालना है। नहीं तो अपन ने पहले चैप्टर में इसका बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया था, एकदम इसको अच्छे से खोल के अपन ने पढ़ाई करी है। ठीक है, फिर भी अपन इसको, अब ये बिंदु का है बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो मान लो आपकी D है, मान सकते हैं D डिस्टेंस पे आपका ये पॉइंट होगा। R मानना चाहो तो R मान लो, D मान, चलो R मान लेते हैं। तो ये आपने R डिस्टेंस पे एक पॉइंट मान लिया। जैसे ही पॉइंट सिमेट्रिकल दिखा, हम क्या लेंगे? दो स्ट्रिप लेंगे सर। क्या लेंगे? दो स्ट्रिप लेंगे। एक अपन ने स्ट्रिप ले ली S1, एक अपन ने स्ट्रिप ले ली S2। ठीक है, इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा? इधर आएगा। और इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा? इधर आएगा सर, बिल्कुल आएगा सर। ये मान लिया आपने E1, ये मान लिया आपने E2, यूनिफॉर्म ठीक है, तो ये आपकी L है, तो ये भी आपकी कितनी होगी? फिर L ही होगी। इसका मतलब ये जो दोनों डिस्टेंस है ये एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ये यहाँ पे अगर आपका चार्ज DQ है तो यहाँ भी आपने चार्ज कितना लिया होगा बेटा? DQ। बहुत अच्छे से बात कर लिए। ये अगर एंगल आपका थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। ओके बच्चों, तो ये अपन ने बहुत अच्छे से बहुत बार ये डायग्राम अपन ने फॉर्म कर रखा है। ठीक है, अब देखो, इसका मतलब E1 और E2 के मैग्नीट्यूड एक दूसरे के क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। हमें पता है E1 इक्वल टू आएगा किसके? E2 के। ठीक है, क्योंकि E1 का फॉर्मूला क्या होगा? K DQ अपॉन R का, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसमें भी K DQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये बात हमने कर ली। अब देखो, इसके कंपोनेंट लेते हैं तो इधर क्या आएगा? E1 कोस थीटा, और E2 का इधर कंपोनेंट लेते हैं तो वो क्या आएगा? E2 कोस थीटा।
ठीक है, इसी टाइप से E1 का ऊपर कंपोनेंट क्या आएगा, E1 साइन थीटा, और नीचे कंपोनेंट क्या आएगा, E2 साइन थीटा। ओके बेटा, ठीक है। अगर अपन y एक्सिस की बात करेंगे तो y एक्सिस में अपन क्या देख रहे हैं कि ये दोनों परिमाण में तो क्या है, बराबर हैं, और दिशा में क्या है, विपरीत। तो y एक्सिस में अगर अपन लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, E1 साइन थीटा इक्वल टू है E2 साइन थीटा के। तो ये परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब कौन सी बात बच गई, एक्स एक्सिस की बात बच गई। तो एक्स एक्सिस में अपन क्या देखेंगे कि जो ई नेट आएगा वो इन दोनों के एडिशन के इक्वल आएगा, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। अभी अपने को मान अपने बाद में निकालेंगे, पहले अपन केवल और केवल इसकी दिशा देख रहे हैं कि इसकी दिशा कहाँ आएगी। तो ये तो आपका कहाँ हो गया, y एक्सिस में। तो अपन लिख सकते हैं कि y एक्सिस में परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। y एक्सिस में परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन x एक्सिस के अनुदिश ये क्या है, परिमाण में तो बराबर है और दिशा में समान होने के कारण जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करेंगे दिशा की, तो दिशा के बारे में आप क्या लिख सकते हो, दिशा के बारे में आप क्या लिख सकते हो कि जो दिशा है वो शीट से लंबवत दूर की ओर है। कहाँ है, शीट से लंबवत दूर की ओर है। जो आपकी दिशा है वो कहाँ है, शीट के लंबवत दूर की ओर। अगर धनात्मक आवेश है, अगर आपका कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो हमें पता है धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा कहाँ होता है, दूर की ओर होता है। तो अगर धनात्मक आवेश है तो जो दिशा है आपकी वो कहाँ होगी, इस शीट के लंबवत दूर की ओर। सही बात है। और अगर ऋणात्मक आवेश होता, ठीक है, अगर आपका कौन सा आवेश होता, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक आवेश होता तो ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, पास की ओर, हमेशा उसकी तरफ जाएगा। यदि ऋणात्मक आवेश है तो दिशा कहाँ होगी, शीट के लंबवत पास की ओर। तो ये हमने क्या बात कर ली, दिशा की बात कर ली बेटा। किसकी बात कर ली, दिशा की। तो हमने क्या देखा कि अगर आपको कोई भी धनात्मक शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम उसको क्या करेंगे, कंपोनेंट में डिजोल्व करते हैं। अब हम देखेंगे कि y एक्सेस वाले जो कंपोनेंट है वो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन x एक्सेस वाले जो कंपोनेंट है वो परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा क्या है, सेम, इसलिए एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर अनंत रेखीय आवेश के कारण दिशा की बात करें तो अगर धनात्मक आवेश है तो हमेशा होगी शीट के लंबवत। देखो शीट ऐसे और दिशा ऐसे है, देखो है या नहीं है, तो हमेशा होगी शीट के लंबवत दूर की ओर। और अगर ऋणात्मक आवेश है तो हमेशा शीट के लंबवत पास की ओर। ओके बेटा, तो यह आपका पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी आपके पास PDF आजकल पहुंच रही है। तो ये हमने केवल और केवल किसकी बात कर ली बेटा, दिशा की। अब हमें बात करनी है परिमाण की। किसकी बात करनी है, परिमाण की। अगर हम परिमाण की बात करेंगे
तो अपन क्या देखेंगे इसके अंदर, ध्यान से सुनेंगे जरा। हमें निकालना है परिमाण। जब हमने पहले इसका परिमाण निकाला था तो हमारा परिमाण आया था 2k लैम्डा अपॉन r। कितना आया था? 2k लैम्डा अपॉन r। क्या आया था? 2k लैम्डा अपॉन r। तो हमें किसकी वजह से निकालना है? अनंत रेखीय आवेश के कारण इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें पता है कि सर जो आपने बिंदु P लिया था वो बिंदु P यहाँ पे ले लिया आपने, कितनी डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। ओके बेटा, अब हमने r डिस्टेंस पे ले लिया और हमें गाउस के नियम की सहायता से ये सत्यापन करना है। तो अपन क्या करेंगे सर, हम सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे? गाउसियन सरफेस मानेंगे। और गाउसियन सरफेस हमेशा इस टाइप से मानेंगे कि पूरा तार उसके अंदर आ जाए। क्या आ जाए? पूरा तार उसके अंदर आ जाए। अनंत लंबाई का तार है तो क्या अनंत लंबाई का अपन गोला तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि तार लंबा होता है। अगर गोल कोई वस्तु होती तो अपन कौन सी सरफेस लेते? गोलाकार। जैसे अपन ने पिछले 2 डेरिवेशन में ले ली थी, हमारी वस्तु कैसी थी? गोल। हमें कैलकुलेशन किसके लिए करनी थी? गोलाकार वस्तु के लिए। इसके लिए अपन ने कौन सी सरफेस ली? गोलाकार। लेकिन इसमें अपन गोलाकार गाउसियन सरफेस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर गोला ये आपका तार है और आप गोला कंसीडर करोगे तो गोला तो ऐसे आएगा, तो ये तार इसके अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि ये तार तो कितनी लंबाई का है? इनफाइनाइट लंबाई का। हमें एक ऐसी गाउसियन सरफेस माननी है जो इसको तार को अंदर ले ले। तो हम क्या बेलन मान सकते हैं? मैंने आपको कहा था अपन 2 ही गाउसियन सरफेस पे विचार करेंगे, एक तो गोलाकार और एक बेलनाकार। ओके बेटा, तो ठीक है सर, हम बेलन मान लेते हैं। हम जैसे ही बेलनाकार गाउसियन सरफेस कंसीडर करते हैं तो ये हमने एक बेलनाकार गाउसियन सरफेस ले ली। इस बेलन की भी ये आपने बेलनाकार गाउसियन सरफेस ले ली बेटा। ठीक है, इस जो बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है? स्मॉल r है। ठीक है, और इसकी मैंने जो लंबाई मैं कंसीडर कर लेता हूँ वो मैं कंसीडर कर लेता हूँ l। तो ये हमने बेलन की एक बेलनाकार गाउसियन सरफेस मान ली। दूसरी बात हमने को क्या ध्यान रखनी थी कि जो पॉइंट है वो गाउसियन सरफेस के ऊपर आना चाहिए। तो हमने देखा कि क्या ये पॉइंट गाउसियन सरफेस के ऊपर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ हम क्या जानते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस की वजह से जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो ई डॉट डी एस समीशन ऑफ क्यू अपॉन में एप्साइलन नोट। ओके नोट? ओके, ये हमने पहले ही बात कर ली थी। कर ली थी कि नहीं कर ली थी? कर ली थी सर। ठीक है, ई डॉट डी एस इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्साइलन नोट। अगर यहाँ पे आप नहीं लगाना चाहते तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया कि ये जो इंटीग्रेशन है ये किसके लिए है? बंद लूप के लिए है। किसके लिए है बेटा? बंद लूप के लिए। क्योंकि आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर क्या लगा दिया? सर्किल कर दिया। तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि इंटीग्रेशन किसके लिए है? बंद सरफेस के लिए है। किसके लिए है? बंद सरफेस के लिए है। ठीक है, इसके ऊपर आप जो टोटल चार्ज मानते हो वो कितना होगा? Q होगा। कितना होगा? Q होगा। और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो आपने मान ली लैम्डा। कितनी मान ली? लैम्डा। ठीक है, अपनी इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी मान सकते हैं वो कितनी मान सकते हैं? लैम्डा मान सकते हैं। तो ये अपन ने लैम्डा इसको कंसीडर कर लिया। ओके बेटा, अगर अपन ने इसको लैम्डा कंसीडर कर लिया तो अपन इसको क्या देखेंगे ध्यान से? ठीक है, लैम्डा अब इसके इनफाइनाइट, तो अपन ने लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी मान ली है? लैम्डा।
ठीक है। तो अपन ने लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या मान ली, लेमडा। अगर अपने को लेमडा गिवन है तो अपन तो आवेश को लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपन आवेश बिना लिखे ही अपन आवेश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखेंगे बेटा ध्यान से, हम इसको जो आपने गाउसियन सरफेस ली है इसको अलग अलग पार्ट में डिजोल्व करना पड़ेगा आपको। तो एक तो ये वक्राकार सरफेस हो गई, एक ऊपर वाली सरफेस हो गई, और एक यहाँ पे नीचे वाली सरफेस हो गई। ठीक है, इसको मैंने मान लिया बेटा S1, इसको मैंने मान लिया S2 और इसको मैंने मान लिया S3। अब धनात्मक आपने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन थी वो तार से लंबवत दूर की ओर थी कि नहीं थी बेटा? थी सर। कितनी थी? तार से लंबवत दूर की ओर। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो तो इसी डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि तार से लंबवत दूर की ओर होती है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में आएगा। सेम केस, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो इसी डायरेक्शन में रहेगी, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो आपने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया? 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। अब आपका क्लोज सरफेस नहीं रहा है, क्योंकि आपने इसको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो अपन यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, E डॉट ds किसके के लिए? S1 के लिए। सिमिलर कंसेप्ट किसके लिए लगाएंगे? S2 के लिए E डॉट ds, और सिमिलर कंसेप्ट किसके लिए लगाएंगे? S3 के लिए E डॉट ds इक्वल टू समीशन ऑफ Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट। समीशन ऑफ Q क्या होता है? टोटल चार्ज प्रेजेंट इन गाउसियन सरफेस। ओके बेटा, यहाँ से इसको अपन अगर खोलेंगे तो S1 के लिए क्या लिखेंगे? E ds कोस थीटा कितना डिग्री है? यहाँ पे 0 डिग्री है। यहाँ पे कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। और यहाँ भी कितना डिग्री है? 90, क्योंकि E और ds के बीच में एंगल आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 0। यहाँ पे S2 के लिए बात करूँगा तो यहाँ पे क्या लिख दूँगा? E ds कोस 90 प्लस, और यहाँ पे S3 के लिए बात करूँगा तो क्या लिख दूँगा? E ds कोस 90 इक्वल टू समीशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। हमें क्या निकालना है? समीशन ऑफ Q। हमें क्या निकालना है? समीशन ऑफ Q। क्या निकालना है? समीशन ऑफ Q। समीशन ऑफ Q कैसे निकालेंगे? हमें पता है इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके अंदर टोटल चार्ज आपने कितना मान रखा है? समीशन ऑफ Q। ठीक है बेटा, और लंबाई कितनी है इसकी? L। तो यहाँ से समीशन ऑफ Q की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा L। हमने मान लिया कि जो गाउसियन सरफेस है इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो कितना है? समीशन ऑफ Q। और इसकी लंबाई कितनी है? L। तो इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। ओके बेटा, तो समीशन ऑफ Q अपॉन L। तो यहाँ से समीशन ऑफ Q की वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा और सिंपल, तो ये तो 0 हो गया, तो अपन क्या लिख सकते हैं? S1 E ds 0 प्लस 0, और समीशन ऑफ Q की जगह लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नोट। E बाहर ले लिया, S1 ds लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब ये देखो जो ds आपका है ये कौन सा है? बेलन का वक्र पृष्ठ है या नहीं है? अरे बेलन का ये वक्र पृष्ठ ही तो हो गया। और अगर ये बेलन का वक्र पृष्ठ है तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई
आर एल। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। ये वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे तो ई की वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्साइलन नोट। एल से एल कट गया तो ई इक्वल्स टू क्या हो गया? लेमडा अपॉन 2 पाई एप्साइलन नोट इंटू आर। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं इसको ताकि ये के पदों में आ जाए। तो जैसे ही आपने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया? E इक्वल्स टू 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्साइलन नोट। K इक्वल टू यू नो वेरी वेल 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नोट होता है। वैल्यू पुट कर देंगे तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2K लेमडा अपॉन आर। ये अपन पहले भी निकाल चुके हैं और आज आपने इसको फिर से डेराइव कर दिया। हाँ कि ना बेटा? अपन ने सबसे पहले क्या देखा? हमें बेलनाक एक अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। किसके लिए निकालनी थी? अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उसके लिए हम एक ऐसी गाउसियन सरफेस कंसीडर करते हैं जो उसको कवर अप कर ले। तो ये एक लंबा तार है। तार के लिए अपन गोला तो नहीं मान सकते, क्योंकि अगर गोला मानोगे तो ये इसको पूरा ओवरलेप नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या लिया? एक बेलन कंसीडर किया जिसको अपन ने क्या बोला? गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस कंसीडर करते समय हम एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो पॉइंट P है वो उसकी क्या ले लिया अपन ने? ऊपर। तो ये हमारा एक क्लोज लूप इंटीग्रेशन जो किसके इक्वल है? समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्साइलन नोट। समीशन ऑफ क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? कि गाउसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज आपका कितना है। और एप्साइलन नोट किसको रिप्रेजेंट करता है? उस माध्यम की विद्युतशीलता को। यहाँ पे अपन किसके लिए डेरिवेशन परफॉर्म कर रहे हैं? निर्वात के लिए। तो अपन ने यहाँ पे एप्साइलन नोट लिख दिया। अगर मैं माध्यम की बात करता तो यहाँ पे क्या लिखता? एप्साइलन। अब अपने इसको 3 अपन अलग अलग सरफेस ले लिए। आपके पास कोई भी बोतल होगी तो आप देखना उसको, एक तो उसके ये वाला पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। एक ऊपर सर्किल होता है और एक नीचे सर्किल होता है। नीचे वाले सर्किल का एरिया आपने S2 माना, ऊपर वाले सर्किल के लिए आपने S3 माना और इसके लिए आपने S1 माना। हमें पता है, अभी अपन ने डायरेक्शन देखी थी कि जब अनंत रेखीय आवेश आप लेते हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा है वो हमेशा, अगर तार धनात्मक आवेशित है तो तार से लंबवत दूर की ओर, और अगर तार ऋणात्मक आवेशित है तो तार के पास की ओर अपन ले लेंगे। ओके बेटा, तो अपन क्या ले लेंगे? तार के पास की ओर अपन ले लेंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो ये बात अपन ने ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। ओके बेटा, तीनों को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। थीटा आपको यहाँ पे बहुत ही केयरफुली दिख रहा होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। थीटा इसके लिए 0 डिग्री है, इसके लिए 90 डिग्री है और इसके लिए 90 डिग्री है। आप वैल्यू पुट करोगे, जैसे ही आपने वैल्यू पुट करी आप क्या पाओगे? अब हमें पता है टोटल जो गाउसियन सरफेस है वो कितना चार्ज बाउंड किए हुए है। समीशन ऑफ क्यू, इकाई लंबाई पे जो आपकी आवेश की मात्रा होती है उसको अपन रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। गाउसियन सरफेस की जो टोटल लेंथ है वो आपने क्या मान रखी है? L। तो L इक्वल टू समीशन ऑफ Q अपॉन L। तो समीशन ऑफ Q इक्वल्स टू लेमडा L। आपने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंपल करते गए। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये किसका क्षेत्रफल है? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RL। वैल्यू पुट कर दी। इसको 4 पाई एप्साइलन नोट बनाना था, इसलिए मैंने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो ऊपर तो 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्साइलन नोट इंटू आर, और लगा लेना बेटा यहाँ पे, इंटू आर। के की वैल्यू पुट कर दी तो 2K लेमडा अपॉन आर। तो ये हमारा एक और अच्छा सा जो डेरिवेशन था वो खत्म होता है। दिशा हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि तार से लंबवत दूर की ओर आएगी बेटा जी। ठीक है, अगर आपसे कभी कभी क्या पूछ लेता है तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाफट ले लीजिए बेटा, ले लिया होगा। अब हमें पता है जो हमारे लिए अपन ने जो डेरिवेशन परफॉर्म किया है
इस डेरिवेशन के अंदर हम क्या देख रहे हैं, इस डेरिवेशन के अंदर अपन एक चीज़ देख रहे हैं, जो फॉर्मूला हमारे पास आया है वो क्या आया है, 2k लैम्डा अपॉन आर। तो यहाँ से अपन अगर ग्राफ बनाना चाहें, अगर यहाँ से अपन ग्राफ की फॉर्मेशन करना चाहें किस किस के बीच में, E और R के बीच में, तो हमें पता है जो हमारा E है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ आपका कैसा आ जाएगा, ऐसा। अगर एक और ग्राफ आप फॉर्मेट करना चाहो इसके लिए, क्योंकि ग्राफ आप कितने भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो अगर हमारे पास E और लैम्डा के बीच में आपसे ग्राफ पूछेगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी, हाँ या ना। और तीसरा अगर आपसे ग्राफ ये भी पूछ सकता है कि E और 1/r के बीच में अगर ग्राफ पूछेगा तो भी स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि E 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो R के लिए ऐसा आएगा, 1/r के लिए ऐसा आएगा, और ये ठीक है। तो इसमें अगर आप कंफ्यूज हो तो ये हटा देना, बाकी ये दोनों तो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। ओके बेटा, तो 1/r के लिए अपन ने ग्राफ बना लिया है। 1/r के क्या है, समानुपाती है, R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, और लैम्डा के भी क्या है, समानुपाती है। तो ये आपका एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। तो ये हमारा एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो खत्म हो गई, ठीक है। अब हमें अपरिमित समरूप आवेश, इसी प्रकार से अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास दो टाइप की परत होती है, एक होती है चालक परत और एक होती है अचालक परत। कितनी प्रकार की परत लेंगे अपन, एक तो होती है चालक परत और एक होती है अचालक परत, ठीक है। तो अब अपन जो हेडिंग डालने जा रहे हैं वो है अपरिमित समरूप आवेशित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब हमारी कौन, जैसे अपन ने अचालक गोला पढ़ा था वैसे अपन क्या पढ़ेंगे, शीट पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। क्या पढ़ेंगे, शीट पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे तार पढ़ा है वैसे ही आपकी वो क्या हो जाएगी, शीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपन ने एक शीट कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, एक शीट कंसीडर करते हैं जो कितनी लंबाई की है, अनंत लंबाई की है। वही इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज आपका क्या है, आपने क्या ले लिया, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब ध्यान से देखेंगे, यह आपकी कोई भी एक शीट है, ठीक है ना। तो जैसे ये आपकी एक शीट है तो इसके चार्ज होगा इधर और इधर, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। बिल्कुल आपकी शीट है मोटी, बिल्कुल इसी टाइप की है, तो पूरे में यूनिफॉर्म चार्ज होगा, क्योंकि आप जहाँ पे चार्ज देते हो वो वहीं रुक जाता है। अचालक परत की एक खासियत होती है कि आप जहाँ पे इसको चार्ज दोगे वो वहीं रुक जाएगा। तो यहाँ भी चार्ज है, अंदर भी चार्ज है, सब जगह चार्ज है। और चालक परत में क्या रहेगा,
अंदर चार्ज नहीं रहेगा, अंदर चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि चालक परत को जैसे ही आप आवेश दोगे वो उसकी सतह पे एक समान रूप से फैले जाता है। ठीक है, तो अपने इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो वही अपन इसके सामने कोई भी बिंदु P अपन ने कंसीडर कर लिया है, और जैसे ही अपन बिंदु P इसके सामने कंसीडर करेंगे, ये ऐसे है बेटा, ऐसे ध्यान से समझना, ये आपकी जो है चालक परत है ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे इस टाइप से है। ओके, ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो ये बिंदु P इससे कितनी दूरी पे रहेगा, R दूरी पे। कितनी दूरी पे रहेगा, R दूरी पे। कितनी दूरी पे रहेगा, R दूरी पे। तो R दूरी पे रहेगा, तो अपन ने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया, एक अल्पांश, और एक अल्पांश आपने कंसीडर कर लिया यहाँ, इसमें कितना आवेश dq, इसमें भी dq, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, और इसके कारण किधर आई, इधर। ओके बेटा, ये भी आपका मान लो E1, ये आपका आया E2, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना थीटा, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो इधर कितना आएगा E1 कोस थीटा, और यहाँ पे कितना आएगा E2 कोस थीटा। ऊपर कितना आएगा E1 साइन थीटा, और नीचे कितना आएगा E2 साइन थीटा। अब ध्यान से देखना, जो आपका E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा है वो परिमाण में बराबर व दिशा में समान होने के कारण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, और जो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है वो परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो इसके कारण भी जो विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा कहाँ आएगा, शीट से लंबवत दूर की ओर। यदि कौन सा आवेश है, धनात्मक, और अगर ऋणात्मक आवेश होता तो कहाँ आता, शीट के लंबवत पास की ओर। तो ये आपने क्या बता दी, इसकी दिशा। दिशा निकालनी बहुत आसान है, क्योंकि अपन ने बहुत बार इसके ऊपर बात कर ली। ठीक है बेटा, अब हमें क्या निकालना है, दिशा के बाद में हमें निकालनी है वैल्यू। क्या निकालनी है, वैल्यू। वही अपन R दूरी पे एक पॉइंट क्या कंसीडर कर लेंगे, P। सेम केस उसी R दूरी पे अपन एक क्या कंसीडर कर लेंगे, पॉइंट P को कंसीडर कर लेंगे, जिसके ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके बेटा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक गाउसियन सरफेस लेनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट गाउसियन सरफेस आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस लेते हैं। तो आप ध्यान से देखना जरा, सेम जैसे इधर ये पॉइंट P थोड़ा इधर इसके पास में ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ऐसे गाउसियन सरफेस, सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस लेनी है आपको। बिल्कुल ऐसी की ऐसी आपकी इधर भी आएगी। डॉटेड का मतलब है ये जो सिलेंडर है वो सीट के अंदर से जा रहा है। अब ये जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, R थी, तो ये वाली जो डिस्टेंस रहेगी वो भी कितनी रहेगी, R, और ये वाली जो डिस्टेंस थी वो भी कितनी रहेगी, R। ओके बेटा, ये आपका एक यूनिफॉर्म आपने क्या ले लिया, सिलेंडर ले लिया। आ रहा होगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम। अच्छा, थोड़ा सा इसके अंदर दिख नहीं रहा, तो अपन इसको वापस से बनाते हैं। सॉरी बेटा, तो अपन एक सीट कंसीडर करते हैं। ओके, यह आपने एक सीट ले ली, इसके अंदर आपका जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब हमें किसी भी पॉइंट, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट
करनी है। तो हम एक क्या करेंगे, एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं, क्योंकि गाउसियन सरफेस लेनी है हमें। तो हम यहाँ से डॉटेड बना रहा हूँ। डॉटेड का मतलब है ये जो सिलेंडर है ये इस सीट के अंदर से जा रहा है और ये बाहर निकल गया इधर। बिल्कुल सिमेट्रिकल है। यहाँ से ये डिस्टेंस अगर r है तो इधर भी ये डिस्टेंस कितनी है, r है। ठीक है बेटा, तो ये अपन ने किसके लिए बात कर ली, उस पॉइंट के लिए बात अपन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो वही अपन 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे। कितने पॉइंट कंसीडर करेंगे, 3 पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट कौन कौन से, एक तो ये वाला, इसके लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ आएगी, इधर। एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, इधर। ठीक है, एक ये वाला, इसके लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ आएगी, एरिया वेक्टर तो आएगा ऊपर की ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो इधर ही आएगी, क्योंकि सीट से लंबवत दूर की ओर होती है। इसमें इसको आप S1, या आपका S3, या आपका S2, इससे सीट से लंबवत दूर की ओर कितनी, E, और एरिया वेक्टर भी हमेशा लंबवत दूर की ओर। तो ये हमने कंसीडर कर लिया यहाँ। अब सर दो तरफ क्यों लिया सर, समझ नहीं आया सर। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था ये सीट क्या है, सिमेट्रिकल। क्या है, सिमेट्रिकल। तो इसको जहाँ आप चार्ज दोगे वो चार्ज सब जगह क्या हो जाएगा, समान रूप से विभाजित हो जाएगा। तो जो काम ये सतह इधर कर रही है ये वाली सतह इधर भी करेगी। सेम काम सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस पे करेगी कि नहीं करेगी। इसीलिए हमने दोनों तरफ पॉइंट को कंसीडर कर लिया, क्योंकि हमें कैलकुलेशन अब दोनों तरफ करनी पड़ेगी। अगर एक तरफ आवेश होता तो अपन एक तरफ परफॉर्म कर लेते। ओके बेटा, तो अपन ने को दोनों तरफ काम करना पड़ेगा। हमने वही केस ले लिया, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। सीट से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा लंबवत होता है, और जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सतह के क्या होता है, लंबवत। तो हमने इसको फर्दर अगर अपन गाउस का नियम अप्लाई करें तो क्लोज सरफेस के लिए गाउस का नियम क्या होता है, E डॉट ds समीशन ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आवेश कहाँ फैला हुआ है, पृष्ठ पर। तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व अपने मान लिया सिग्मा है। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सेम काम चलेगा। E डॉट ds प्लस S2 E डॉट ds प्लस S3 E डॉट ds इक्वल्स टू समीशन ऑफ q अपॉन में एप्सिलॉन नोट। इसके लिए S1 के लिए आपका एंगल आपको दिख रहा होगा E ds कोस 0। ठीक है बेटा, S2 के लिए आपको एंगल दिख रहा होगा E ds कोस 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। और S3 के लिए आपको एंगल दिख रहा होगा E ds कोस 90 इक्वल टू समीशन ऑफ q अपॉन में एप्सिलॉन नोट। हाँ या ना, ओके सर। इसको अपन खोल देते हैं, E बाहर ले लिए, S1 ds E बाहर ले लिए, S2 ds प्लस में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, समीशन ऑफ q अपॉन में एप्सिलॉन नोट लिख देंगे। यस सर। अब ध्यान से देखना बेटा, हमें पता है सिग्मा क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश वितरण की मात्रा को पृष्ठ, इसका टोटल क्षेत्रफल मैंने मान लिया S, तो ये क्या आ गया, समीशन ऑफ q अपॉन S। तो समीशन की जो q की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई,
सिग्मा एस। कितनी आ गई बेटा? सिग्मा एस। टोटल क्षेत्रफल अपन ने कितना मान लिया गाउसियन सरफेस में? एस। ओके बेटा, आगे बात करते हैं। अब ये आ गया हमारा। अब देखो S1 और S2 का जो क्षेत्रफल है वो दोनों बराबर हैं, क्योंकि जब भी आप बेलन बनाओगे तो ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल और पेंदे का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। अगर बराबर नहीं है तो फिर वो बेलन भी नहीं है, वो क्या बन जाएगा? शंकु। तो अपन बोल सकते हैं कि S1 ds इक्वल टू क्या है? S2 ds। और ये पूरा किसके इक्वल मान लिया मैंने? S के। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा E इंटू एस प्लस E इंटू एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्साइलन नोट। तो 2ES इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्साइलन नोट। एस से एस कैंसिल, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन नोट। कितना आ गया? E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन नोट। ये किसके कारण आया है? ये हमारा अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है। सबसे पहले जैसे ही हमें अचालक परत दे, हमें एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि अचालक परत में जब हम आवेश देते हैं तो वह सब जगह समान रूप से फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कोई भी परत है, इसको जब आवेश दोगे तो वो यहाँ अंदर सब जगह फैल जाएगा। आपने सभी जगह दिया है तो आपने जहाँ दिया है वो वहीं रहेगा, सतह पे नहीं जाएगा। ओके बेटा? ओके सर, हमने ये गाउस के नियम का बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। गाउसियन सरफेस का नेट आपने एरिया एस, तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आपने निकाल ली। ठीक है, अब अपन ने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। आपको दिख रहा है S1 के लिए E और DS के बीच का एंगल 0, S2 के लिए भी E और DS के बीच का एंगल 0, S3 के लिए E और DS के बीच का एंगल कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री। तो समीशन ऑफ Q अपॉन एप्साइलन नोट। समीशन ऑफ Q की वैल्यू आप पुट कर दोगे, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों क्या है? बराबर होंगे, तभी ये बेलन बन सकता है। तो अपन ने दोनों का एरिया किसके बराबर मान लिया? ES के। तो 2ES इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्साइलन नोट। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्साइलन नोट। यहाँ से एक बात आपको फटाफट अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। समझ में आ गया होगा बेटा आपको? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, अगर अपन बात करें इसके आगे तो ध्यान से देखना जरा। आपने R डिस्टेंस पे जो पॉइंट माना था और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो आ रही है वो आ रही है सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन नोट। इसके अंदर R नहीं आ रहा, इसका मतलब जो अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो R पे निर्भर नहीं करती। इसका मतलब ये हमेशा क्या रहेगी? नियत रहेगी। और सिग्मा पे निर्भर करती है, तो आपको दिख रहा है सिग्मा के क्या है? ये समानुपाती है या नहीं है? तो जैसे जैसे सिग्मा बढ़ेगा वैसे वैसे E भी बढ़े। इसमें R नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब E R पे निर्भर नहीं करता, और अगर E R पे निर्भर नहीं करता है इसका मतलब ये हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमारा किसका था? समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, अब हमारा कौन सा बच गया? समरूप आवेशित चालक परत के कारण अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो चालक परत के अंदर बस एक ही अंतर आएगा, चालक परत में जो आप आवेश दोगे वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? सतह पे। इसका मतलब जो अंदर वाला जो कैलकुलेशन आप कर रहे थे वो अंदर वाली कैलकुलेशन अब इस बार नहीं होएगी। ठीक है, तो ये आपने डायग्राम बना लिए होंगे, ग्राफ बना लिए होंगे, आपको समझ में भी आया होगा। अब हम किसकी बात करेंगे? चालक परत की। किसकी बात करेंगे? चालक परत की। किसकी बात करेंगे? चालक परत की। तो चालक परत के लिए अपन डेरिवेशन परफॉर्म करते हैं। तो अब हमने क्या लिखा? अपरिमित समरूप आवेशित
चालक परत के कारण या चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अपन को अब हमें चालक परत के लिए डेरिवेशन परफॉर्म करना है। चालक और अचालक में एक अंतर रहेगा, अचालक में जहां आप आवेश देते हो वो वहीं रुक जाता है, और चालक में जब आप आवेश देते हो तो वह समरूप रूप से वितरित हो जाता है। ओके बेटा, तो अपन इसके ऊपर अब डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे, तो आप इसका डायग्राम बना लीजिएगा। इसका डायग्राम आप ध्यान से बनाएंगे, बहुत ही केयरफुली। ठीक है, इस बार अपने को बीच वाला पार्ट को कंसीडर करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है चालक के ऊपर बीच में आवेश नहीं रहता। ठीक है ना, चालक को जब अपन जो आवेश जहाँ देते हैं वो वहाँ से कहाँ चला जाता है, सतह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी एक अचालक पट्टिका आ गई, सॉरी चालक पट्टिका है, उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वही इसकी लंबाई कितनी है, अनंत लंबाई की है ये। सेम टाइम सेम केस, वैसे ही आपकी अनंत लंबाई की पट्टिका आपने कंसीडर कर ली है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आप इसको जो आवेश दोगे वो उसकी सतह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि चालक में जब भी आप आवेश देते हो, चालक की सतह पे आपने कल परसों डेरिवेशन किया था, आवेश समान रूप से फैल जाता है। करा था अपन ने बहुत अच्छे से डेरिवेशन बेटा। अब ये इसके आगे वाली और पीछे वाली सतह पे आवेश वितरित है। ठीक है बेटा, हमें इसके सामने कोई भी बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक सिलेंडर लेना पड़ेगा पहले के जैसे। तो ये हमने एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया। ठीक है, और इस सिलेंडर की जो आपने टोटल लेंथ है वो कितनी मान ली, R। कितनी मान ली, R। अब ध्यान रखना बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ समझनी है, ये वाला ऐसा पार्ट है, ये आपकी जो चालक पट्टिका है, ये आगे वाली सरफेस, ये पीछे वाली सरफेस, ये बीच वाला। अब जो अपन बेलन लेंगे, उस बेलन का जो ये आगे वाला हिस्सा है वो ऐसे रहेगा, यहाँ पे है इस बेलन का आगे वाला हिस्सा, और ये कहाँ है, पीछे वाला हिस्सा। बात समझ में आई, बेलन का जो आगे वाला हिस्सा है वो इसके अंदर है। ठीक है, चालक पट्टिका के कहाँ है, अंदर, और ये वाला हिस्सा कहाँ है, बाहर बिल्कुल। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा कहाँ है, आगे। बात समझ में आ गई होगी आपको, तो ये वाला हिस्सा कहाँ है, आगे। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ E डॉट ds इक्वल्स टू समीशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो इसका गाउसियन पृष्ठीय क्षेत्रफल S और सिग्मा। ओके, अब वही इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये आपने क्या माना, S1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है, इधर, एरिया वेक्टर भी कहाँ आएगा, इधर। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला भाग है जो कहाँ है, अंदर, तो एरिया वेक्टर तो कहाँ आएगा, इधर। लेकिन इस पॉइंट पे आपका विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0। क्यों सर, क्योंकि ये वाला जो भाग है ना बेटा, इसके अंदर आवेश ही नहीं है, और आपने खोखले गोले के अंदर डेरिवेशन किया था, खोखले गोले के अंदर आवेश कितना था, 0, तो विद्युत क्षेत्र भी कितना था, 0। ये आपकी कौन सी परत है, चालक। चालक परत में यहाँ आवेश है और यहाँ आवेश है, क्योंकि आवेश सतह पे समान रूप से वितरित हो जाता है, तो अंदर आवेश कितना है, 0। और ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ है, अंदर है, ये बेलन का अंदर है, ये भाग ऐसे है आपका। थोड़ा सा आपको इसमें समझने में तकलीफ हो रही होगी, पर आप ऐसे समझो कि ये वाला जो भाग है वो यहाँ है, यहाँ, इसका मतलब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना है, 0। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो आपका विद्युत क्षेत्र है बेटा वो कितना है, 0। ओके, और तीसरा जो पार्ट है ये आपने S2 कंसीडर कर लिया,
और जो तीसरा जो पार्ट है वो आपका क्या आएगा ds, और ये आपका आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ओके, अब उसी को ही फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड अपन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू जो आपका प्रीवियस कंसेप्ट था, E डॉट ds S1 प्लस E डॉट ds S2 प्लस E डॉट ds S3 समीशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए आपका एंगल कितना बन रहा है आपको दिख रहा है, E ds कोस 0 किसके लिए, S1 के लिए। यहाँ पे अगर जैसे ही आप E 0 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे जब आप E क्या रखोगे E ds कोस 90। ओके बेटा, क्योंकि यहाँ पे 0 क्यों आया सर, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी थी 0, तो जैसे ही आप E को 0 पुट किया ये पूरा क्या हो गया 0। ओके, आगे अपन ने क्या लिखा, समीशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपके पास केवल और केवल क्या बचेगा S1 ds, बाकी ये दोनों क्या हो गए 0। समीशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीशन ऑफ Q की वैल्यू आपको पता है, सिग्मा इक्वल टू समीशन ऑफ Q अपॉन S, तो समीशन ऑफ Q इक्वल टू सिग्मा S। ओके बेटा, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे आप, और इसका जो एरिया मानेंगे अपन क्या मानते हैं S, तो A इंटू S इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S से S आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी आपकी कौन सी परत है, चालक परत है, और चालक परत के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र आता है वो कितना आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी R पे डिपेंड नहीं करता, और ये भी किसके समानुपाती है सिग्मा के, तो इसके भी बिल्कुल वही ग्राफ आएंगे जो पिछले वाले के अंदर ग्राफ आए थे। ठीक है, तो अपने को समरूप आवेशित चालक परत के कारण अगर आपको विद्युत क्षेत्र, तो आप इन डेरिवेशनों को बहुत ही ध्यान से करोगे। पिछले वाले में जब अपन ने डेरिवेशन किया था तो उसकी दोनों सरफेस अंदर वाला पार्ट और सरफेस दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि जब आप चालक को आवेश देते हो तो जहां आप आवेश देते हो वो वहीं रुक जाता है, और जब आप चालक को आवेश देते हो तो चालक में अपन क्या करते हैं, जहां आवेश दिया जाता है वो वहां नहीं रुक के उसकी सतह पे आ जाता है। पिछले वाले पार्ट में दोनों ने आपको ES दिया था, इस बार ये आपको ES नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 0। क्यों 0 है सर, क्योंकि ये वाला भाग इस परत के कहाँ है अंदर है, और अगर अंदर है, ठीक है, इसको आप पट्टिका भी बोल सकते हो, परत की जगह अगर कोई बच्चा पट्टिका लिखना चाहे तो पट्टिका भी लिख सकता है। ठीक है बेटा, तो अगर आपको बच्चा कोई पट्टिका लिखना चाहे तो वो पट्टिका भी लिख सकता है। ठीक है, तो C, ठीक है, अब ये वाला पार्ट कहाँ है अंदर है, अगर अंदर है ना तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा 0। विद्युत क्षेत्र 0 क्यों होगा सर, क्योंकि यहाँ पे कोई आवेश ही नहीं है बेटा। आपने खोखले गोले के ऊपर काम किया था ना, खोखले, इसको मैं सही कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको आप सीट नहीं लेके कई सीट को पतला समझ लेते हैं, तो आवेशित विद्युत क्षेत्र। अब बिल्कुल सही है बेटा, अब पट्टिका तो समझ जाओगे आप, पट्टिका तो क्या हो गई बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगी पट्टिका। तो पट्टिका मतलब ये चौड़ी है इस बार, ठीक है आपकी, तो ये आपकी क्या हो गई समरूप आवेशित है चालक पट्टिका। ठीक है, तो समरूप आवेशित आपकी चालक पट्टिका के कारण अगर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो आपको ये वाला पार्ट कहाँ है इसके अंदर है, और अगर ये वाला भाग इसके अंदर है तो अंदर होने की वजह से यहाँ पे कुल आवेश कितना है 0, और अगर कुल आवेश 0 है तो आपका विद्युत क्षेत्र भी कितना आएगा बेटा 0।
तो ये अपन ने 3 बातें करी यहाँ पे, कौन कौन सी? एक तो आपने किसके लिए बात करी, एक तो अपन ने बात करी है ये किसके लिए, रेखीय आवेश वितरण के लिए, एक आपने अचालक परत के लिए, और एक आपने किसके लिए बात कर ली है, चालक पट्टिका के लिए। ठीक है, तो उसके लिए कितना आता है 2k लैम्डा अपॉन आर, अचालक परत के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और चालक परत के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका ये आता है। तो ये आपके गाउस के नियम की जो एप्लीकेशन थी वो सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे क्या होती है, ख़त्म होती है। आई होप आपको हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, और जिस दिन वीडियो आपके डलते हैं बेटा उसी दिन देख के इनको ख़त्म किया करो, और आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं इनके। ठीक है, ओके, थैंक यू। पर बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि समझ आया है नहीं आया। ओके बेटा।